क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 4 एयर। ये है हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा एटमॉस्फेयर के बारे में। हमारी अर्थ के चारों तरफ एयर की लेयर्स की एक ब्लैंकेट होती है, उसे ही हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बनी होती हैं बहुत सारी गैसेस की, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और उसमें जो हमें ब्रीदिंग में चाहिए होती हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल हैं, तो वो है ऑक्सीजन। तो वो हमें कहाँ से मिलता है? ऑब्वियसली इसी से मिलता है। तो दूसरा काम ये है कि ये हमारी अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन बनाए रखता है। सन से जितनी भी हीट आती है ना, तो वो सारी की सारी हमारी अर्थ तक नहीं पहुंच पाती। उसका बहुत ज़्यादा पार्ट वापस चला जाता है क्योंकि उसे बीच में रोकता है एटमॉस्फेयर की लेयर। इसलिए जो है हमारी अर्थ उतनी तेज़ी से गर्म नहीं हो पाती है। और दूसरा ये, जितनी भी हीट की क्वांटिटी हमारी अर्थ अब्जॉर्ब करती है ना, तो रात के टाइम वो भी बाहर स्पेस में जाना चाहेगी, लेकिन वो जा नहीं पाती। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर की लेयर उसे वहाँ पे रोक देती है। इसलिए रात के टाइम हमारी अर्थ उतनी ठंडी भी नहीं होती है कि हम जम जाएं। तो इसलिए एटमॉस्फेयर की लेयर हमारी अर्थ को वो टेम्परेचर प्रोवाइड कराता है जिसमें कि हम जिंदा रह पाते हैं। और थर्ड ये है कि ये हमें सन की जो खतरनाक रेडिएशन होती है ना, जिन्हें कि अल्ट्रावायलेट रेज बोला जाता है, उससे हमें बचाता है। सन से तो निकलती है एनर्जी, तो ये एनर्जी हमारी अर्थ में पहुंचती है रेडिएशन के थ्रू, यानी कि रेज के फॉर्म में। उन रेज को बोला जाता है अल्ट्रावायलेट रेज, यानी कि यूवी रेज। वो रेज जो है ना, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती हैं। वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, जैसे कि स्किन कैंसर वगैरह। तो उन्हें रोकता है एटमॉस्फेयर की लेयर। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की बनावट। हमारा एटमॉस्फेयर एयर की लेयर्स की बनी होती है और वो लेयर्स होती है 5। तो इसको हम यहाँ पर समझते हैं। तो इसमें वो लेयर जो हमारी अर्थ की सबसे ज़्यादा नियर होती है, उसे बोला जाता है ट्रोपोस्फियर। इसकी हाइट होती है 13 किलोमीटर, लेकिन इसकी हाइट जगह टू जगह वेरी करता है। मीन्स अगर ये सी लेवल के पास है तो इसकी हाइट जो है सबसे ज़्यादा होगी, और अगर ये माउंटेन वाले एरिया के पास है तो इसकी हाइट जो है ना सबसे ज़्यादा कम होगी। तो जैसे जैसे हम अपनी अर्थ से दूर जाते जाते हैं, मीन्स जब ये दूसरी लेयर के करीब होता जाता है ना, तो इसका टेम्परेचर तेज़ी से कम होता जाता है। इसलिए जो है यहाँ पर वेदर से संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं, जैसे कि बादल बनना, बारिश होना, ये सब का सब जो है इसी लेयर में बनता है। तो अब है इसमें दूसरा लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। इसकी जो हाइट होती है वो होती है हमारी अर्थ से लगभग 50 किलोमीटर ऊपर। क्योंकि इसमें वेदर से रिलेटेड कोई भी घटना नहीं होती है, मीन्स इसमें बादल वगैरह नहीं बनते हैं ना, इसलिए आसमान साफ होता है। इसलिए इसमें एरोप्लेन, जेट वगैरह आसानी से उड़ सकते हैं। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग सेम होता है। इस लेयर की सबसे खास बात ये होती है कि इसकी निचली सतह में होती है ओजोन गैस, जिसमें कि ऑक्सीजन की 3 एटम्स होते हैं। इन्हीं ओजोन गैस की वजह से वहाँ पर एक लेयर का फॉर्मेशन होता है। वही लेयर जो है हमें सन की जो खतरनाक यूवी रेज होती है ना, अल्ट्रावायलेट रेज, उससे हमें बचाता है। तो अब है इसमें थर्ड लेयर, जो कि एकदम मिडिल की लेयर है, उसे हम बोलते हैं मेसोस्फीयर। इसकी जो हाइट होती है वो हमारी अर्थ से लगभग 80 किलोमीटर तक ऊपर होती हैं। तो जैसे जैसे हम फोर्थ लेयर के नियर जाते हैं, मीन्स कि हम अपनी अर्थ से जितना दूर जाते हैं ना, तो उसका टेम्परेचर उतना तेज़ी से कम होता है। इस लेयर की खास बात यह है कि इसमें मीटियोराइट्स जलते हुए दिखाई देते हैं। मीटियोराइट्स ये आखिर आते कहाँ से हैं? तो सबसे पहले ये माना जाता है कि एक प्लैनेट था, वो प्लैनेट जो है टूट फूट करके उसके अनेकों पीसेस बन गए। तो वो छोटे छोटे पीसेस, उन्हें हम बोलते हैं मीटियोर। तो वो जो है स्पेस में यहाँ वहाँ वॉन्डर करते हैं। तो वो जो है जब हमारी अर्थ के नियर आते हैं ना, तो वो जो है यहाँ पर हमारे एयर में फ्रिक्शन होता है। मीन्स कि एटमॉस्फेयर की लेयर में वहाँ पर होती है एयर, तो उसमें आपस में फ्रिक्शन होता है। उन्हीं लेयर के फ्रिक्शन की वजह से वो जो है जल जाते हैं, जिन्हें कि हम टूटते तारे या फिर मीटियोराइट बोलते हैं। तो वो ये हैं जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जो पीसेस हमारी अर्थ पे गिरते हैं ना, तो वो हमारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होते हैं, क्योंकि उनकी ही स्टडी से साइंटिस्ट ये पता लगाते हैं कि इस यूनिवर्स में जितने भी हेवनली बॉडीज होती है ना, तो उनमें आखिर क्या चल रहा है, कौन हमारी अर्थ के लिए खतरा है, कौन नहीं। ठीक है, उससे काफ़ी ज़्यादा हमें स्पेस के बारे में नॉलेज मिलती है। तो अब है इसमें फोर्थ लेयर, जिसे कि थर्मोस्फीयर भी बोला जाता है। इसकी हाइट जो है सारी लेयर से सबसे ज़्यादा होती है।
तो इसका ये नाम इसलिए पड़ा कि जैसे जैसे हम 5th लेयर के नियर जाते हैं तो उसका टेम्परेचर तेजी से राइज करता है। और इस लेयर की सबसे खास बात यह है कि इसकी निचली सतह आयनोस्फीयर कहलाती है। तो उसी की वजह से रेडियो ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरी जगह आसानी से हो पाता है। रेडियो ट्रांसमिशन जो होता है कि रेडियो वेव से उन वेव्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि वायरलेस वेव्स। वायरलेस जो भी इंफॉर्मेशन होता है ना, तो उन्हीं वेव्स के थ्रू होता है। तो वो जो है हमारी किसी सेंस के द्वारा नहीं एक्सेप्ट होता है, मीन्स कि हम किसी भी सेंस से उसे फील नहीं कर पाते हैं और उसके लिए किसी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। और अब है इसका ऊपर वाला लेयर। इस ऊपर वाले लेयर से हमारा एटमॉस्फेयर स्पेस से अलग होता है। अब है इसमें 5th लेयर, जिसे हम बोलते हैं एक्सोस्फीयर। ये लेयर हमारी एटमॉस्फेयर की सबसे बाहर वाली लेयर है, क्योंकि इसमें हैवी गैसेस तो होती है नहीं, तो इसमें होती हैं बहुत हल्की हल्की गैसेस जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम एक्सेट्रा। तो अब हम इसका वर्ड पढ़ते हैं। आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस से अगर हम शुरू करते हैं तो हमारी एटमॉस्फेयर 5 लेयर्स की होती है। तो पहला है इसमें ट्रोपोस्फियर, दूसरा स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। तो बच्चे जो है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से इसे याद रखते हैं, जैसे कि तेजपाल सिंह मामा द एक्सपर्ट। तो पहला है इसमें ट्रोपोस्फियर। दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। यह लेयर हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। इसकी जो लगभग हाइट होती है वो होती है 13 किलोमीटर। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर। जो भी हवा हम सांस लेते हैं ना, तो वो यहीं पर पाई जाती हैं। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग, हेलस्टॉर्म अकर इन दिस लेयर। जितने भी वेदर से संबंधित घटनाएं होती है ना, जैसे कि बारिश होना, फॉग बनना और जो है हेलस्टॉर्म होना, वो सब का सब जो है इसी लेयर में होता है। और अब है इसका दूसरा लेयर, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। अबव द ट्रोपोस्फियर लाइज द स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के ऊपर ही स्ट्रेटोस्फियर होता है। इट एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। ये 50 किलोमीटर तक होता है ऊपर। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना। तो जितने भी वेदर की फिनोमिना होती हैं, जैसे कि क्लाउड का फॉर्मेशन वगैरह, तो इस लेयर में वो सब होता है नहीं, वो उससे एकदम फ्री होता है। इसलिए इसमें जो है मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर द फ्लाइंग एरोप्लेन। इसलिए एरोप्लेन उड़ने के लिए यहाँ का जो लेयर है उसकी कंडीशन उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी है, आइडियल है। वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर इज दैट इट कंटेन अ लेयर ओजोन गैस। तो इसका जो है सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि इसमें ओजोन गैस पाई जाती हैं। तो ओजोन गैस मिल करके वहाँ पर एक लेयर का फॉर्मेशन करती हैं। We have just learned how it protects us from the harmful effect of the sun rays। तो इन्हीं ओजोन की लेयर से जो भी सन की हार्मफुल रेज होती हैं, यूवी रेज, उससे हमें बचाती हैं। तो अब है इसमें एकदम बीच वाली लेयर, मिडिल वाली लेयर, एम फॉर मिडिल, एम फॉर मेसोस्फीयर। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फीयर। द स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर होता है। इट एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर ऊपर तक होता है। मीटियोराइट्स, जिन्हें कि हम टूटते तारे बोलते हैं ना, वो स्पेस से हमारी अर्थ में एंटर करने के दौरान यहीं पर जलते हैं, क्योंकि वहाँ पर एयर का फ्रिक्शन होता है, उस वजह से वो जल जाते हैं। यहाँ पर जो है सबसे इंटरेस्टिंग बात है एम फॉर मिडिल, एम फॉर मीटियोराइट्स, एम फॉर मेसोस्फीयर। तो अब है इसमें 4th वाली लेयर, उसे हम बोलते हैं थर्मोस्फीयर, क्योंकि ये लेयर जो है इसका टेम्परेचर तेजी से इंक्रीज करता है। इन थर्मोस्फीयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है तो उसका टेम्परेचर जो है ना तेजी से बढ़ता जाता है। आयनोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर। इस लेयर का जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, हालांकि इसमें लिखा नहीं है, वो क्या कहलाता है? आयनोस्फीयर, क्योंकि उसमें आयन पाए जाते हैं। जो गैसेस होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, वो टूट करके वहाँ पर आयन में कन्वर्ट हो जाती हैं, इसलिए उस लेयर को आयनोस्फीयर बोलते हैं। तो इट एक्सटेंड बिटवीन, तो वो कहाँ से कहाँ तक फैली हैं? वो फैली हैं 80 to 400 किलोमीटर, इतनी ऊंचाई तक वो होती हैं। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। यह लेयर रेडियो ट्रांसमिशन, जिन्हें कि वायरलेस ट्रांसमिशन भी बोला जाता है, तो उसे करने में हेल्प करता है।
रेडियो ट्रांसमिशन इसमें होता है रेडियो वेव जिन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोला जाता है, तो वो उनके थ्रू जो है ये इंफॉर्मेशन शेयर होती हैं। इनफैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। तो जो रेडियो वेव्स होती है ना, इस लेयर पे जाकर के उल्टा अर्थ में ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, तो इसलिए जो है ट्रांसमिशन आसानी से हो पाता है। तो अब है इसमें एकदम लास्ट वाली यानी कि फिफ्थ लेयर, जिसे हम बोलते हैं एक्सोस्फीयर। द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर इज नोन एज एक्सोस्फीयर। दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर, क्योंकि जो भारी भारी एयर होती है ना, तो वो तो नीचे बैठ जाती हैं, तो इसमें जो है हल्की हल्की गैसेस होती हैं। लाइट गैसेस लाइक हीलियम, हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम एयर। तो स्पेस से जो है जो भी गैसेस होती हैं बहुत हल्की वाली हीलियम, हाइड्रोजन, वो वहाँ पे तैरती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे वेदर एंड क्लाइमेट। इज इट गोइंग टू रेन टुडे? क्या आज बारिश होने वाली है? विल इट बी ब्राइट एंड सनी टुडे? या फिर आज का दिन क्लियर एंड सनी होने वाला है? हाउ मेनी टाइम्स हैव वी हर्ड दिस फ्रॉम एंग्शियस क्रिकेट फैंस स्पेकुलेटिंग द फेट ऑफ वन डे मैच। इस तरीके की जो भी वाक्यांश होते हैं हमने कई बार, जो क्रिकेट फैंस होते हैं ना, उन्हें जो है जो ये वेदर है उसके बारे में अनुमान लगाते हुए, जो कि वनडे मैच के लिए ये अक्सर देखा है और सुना है उनके मुंह से। इफ यू इमेजिन वन बॉडी टू बी अ रेडियो एंड द माइंड इज स्पीकर, वेदर इज समथिंग दैट फिडल विथ कंट्रोल नोब्स। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि जो हमारी बॉडी है ना, वो क्या है, वो रेडियो है, और जो इसमें स्पीकर है वो हमारा माइंड है। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये वेदर है कौन? तो वेदर वो है कि जो भी इसका कंट्रोल नोब जो होते हैं ना, मीन्स कि बटन, जो वॉल्यूम को कम ज़्यादा कौन सा गाना चलाना है वगैरह वगैरह, तो वो जो है वो है, ठीक है। तो वेदर इज दिस आवर टू आवर, डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोस्फियर। तो वेदर वो होता है कि जो कि हर ही घंटा या फिर दिन टू दिन जो है एटमोस्फियर की कंडीशन को बताता है। मीन्स उसमें क्या है, गर्मी है, ठंडा है, या फिर बादल है वगैरह। तो उसी बेसिस पे जो है क्या होता है कि अ हॉट और ह्यूमिड वेदर में मेक वन इरिटेबल। जब जो है बहुत ज़्यादा गर्म या फिर ह्यूमिडिटी वाला वेदर होता है ना, बहुत ज़्यादा जिसमें पसीना निकलता है, तो हर किसी को भी इरिटेट कर देता है। अ प्लीजेंट ब्रीजी वेदर में मेक वन चेयरफुल एंड इवन प्लान फॉर आउटिंग। और जब अच्छा खासा वेदर होता है, मीन्स कि उसमें ठंडी ठंडी हवाएं चली होती हैं और वो जो है काफ़ी क्लियर होता है, तो वो हर किसी को खुश कर देता है, यहाँ तक कि हम घूमने का प्लान भी कर देते हैं। तो वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे। तो इस तरीके से जो है वेदर हर दिन जो है एक जैसे ड्रामा चल रहा होता ना, तो वैसे ही चेंज होता रहता है। ड्रामा में क्या होता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो हाउ अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम रिप्रेजेंट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। तो अब है इसमें क्लाइमेट, आखिर वो क्या होता है, वो किसी पर्टिकुलर जगह का जो वहाँ का एवरेज वेदर होता है ना लंबे टाइम तक, तो उसी को ही हम बोलते हैं क्लाइमेट। जैसे कि मानो एक मैदानी इलाका है, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, ज़्यादातर वो गर्म रहने वाला है, इसलिए वहाँ का क्लाइमेट हम हॉट मान लेते हैं। और जो पहाड़ी एरियाज होते हैं, तो वहाँ का वेदर लगभग कैसा होता है, ज़्यादातर वहाँ ठंडा होता है, इसलिए वहाँ के क्लाइमेट को हम ठंडा मान लेते हैं। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई वी हैव डेली वेदर फोरकास्ट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो कुछ भी ये वेदर है उसका पहले से हम अनुमान क्यों लगा लेते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे टेम्परेचर यानी कि तापमान। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फियर। जो भी टेम्परेचर हम डेली फील करते हैं ना, तो वो होता है एक्चुअल में एटमोस्फियर का टेम्परेचर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज द टेम्परेचर। जो भी एयर की जो गर्माहट होती है या फिर जो उसमें ठंडापन होता है ना, तो उसी की डिग्री यानी कि जो उसका परिमाण होता है, तो उसी को ही हम टेम्परेचर बोलते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फियर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन द डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। तो उसका टेम्परेचर कैसे चेंज होता है, मीन्स कि दिन में काफ़ी गर्म होता है, रात में ठंडा होता है, और सीजन टू सीजन भी वेरी करता है। मीन्स गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा और विंटर्स में बहुत ज़्यादा कम। तो summers are hotter than winters. An important factor that influences the distribution of temperature is insulation. तो इंसुलेशन एक तरीके का फैक्टर होता है जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो जो है ना किस तरीके से ये तापमान फैला है वो इसको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। तो इंसुलेशन आखिर होता क्या है? इंसुलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ।
तो सन से जो है ना जो एनर्जी निकलती है तो उसे तो हम बोलते हैं सोलर एनर्जी, लेकिन वो एनर्जी जितनी मात्रा में हमारी अर्थ अब्जॉर्ब करती है, मीन्स कि रोक के अपने पास रखती है ना, तो उसी एनर्जी को हम बोलते हैं इंसुलेशन। इंटरसेप्टेड होता है कि रोक के रखना। द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की साइड जाते जाते हैं ना, तो जो इंसुलेशन का अमाउंट है वो घटता जाता है, इसलिए पोल जो है इक्वेटर से ठंडे होते हैं। तो इसको जो है हम यहाँ पर समझते हैं। तो ये है सन, तो इससे निकलती है बहुत ज़्यादा एनर्जी, तो उस एनर्जी को बोला जाता है सोलर एनर्जी। तो जब वो एनर्जी हमारी अर्थ तक जाती है ना, तो उस एनर्जी का जितना पार्ट हमारी अर्थ अब्जॉर्ब करती है तो उसे हम बोलते हैं इंसुलेशन। ठीक है, तो वो इंसुलेशन क्या होता है कि मीन्स वो एनर्जी जितने की हमारी अर्थ अब्जॉर्ब करेंगी तो वो क्या होगा, क्योंकि उसकी सीधा सामने होता है इक्वेटर, तो इक्वेटर में जो है उसकी मात्रा सबसे ज़्यादा अब्जॉर्ब होगी, इसलिए वो जो है सबसे ज़्यादा गर्म होता है। क्योंकि पोल जो है दूर होते हैं ना, तो पोल्स वाले एरिया में क्या होता है कि इंसुलेशन जो है कम होता है, मीन्स कि एनर्जी की मात्रा कम जो है हमारी अर्थ वहाँ पर लेती हैं, इसलिए जो है वो ठंडे होते हैं, है ना। डू यू नो, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट अर्थ रिसीव ओनली 1 in 2 billion पार्ट ऑफ द सन एनर्जी। तो सन से जितनी भी एनर्जी निकलेगी, अगर वो मान लेते हैं कि 2 बिलियन हैं, तो उन 2 बिलियन में से सिर्फ और सिर्फ 1 पार्ट हमारे अर्थ ही रिसीव करती हैं। ठीक है, जिसे कि हम बोलते हैं इंसुलेशन। तो इसको जानकर आप जो है सरप्राइज भी रहे होंगे, है ना। कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे कि थर्मोमीटर, उससे हम टेम्परेचर यानी कि तापमान को मेजर करते हैं। दूसरा इसमें बैरोमीटर, इससे जो है हम हमारी एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर करते हैं। तो अब है इसमें रेन गेज, इससे कितनी मात्रा में बारिश हुई है तो वो हम मेजर करते हैं। अब है इसमें विंड वैन, तो विंड वैन हमें ये शो कराता है कि विंड की डायरेक्शन यानी कि उसकी दिशा क्या है। हम यहाँ पर थे, therefore द टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द सेम मैनर। इस तरीके से जो है जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं ना, तो टेम्परेचर जो है सेम तरीके से कम होता जाता है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई पोल्स आर कवर्ड विथ स्नो। इसलिए जो है अब आप समझ गए होंगे कि जो पोल्स होते हैं वो हमेशा बर्फ से क्यों कवर्ड रहते हैं। If the earth temperature rises too high, it would become too warm for some crops to grow. अगर हमारी अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो किसी भी क्रॉप्स को ग्रो करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हायर देन दैट ऑफ द विलेजेस। तो जो भी जो शहर होते हैं उनका टेम्परेचर गाँव से काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा क्राउड होती है। The concrete and the metals in buildings and the asphalt of the roads get heated up during the day. क्योंकि सिटीज़ में जो है ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो होती हैं वो बिल्डिंग किससे से मिलकर बनी होती हैं, वो होती हैं कंक्रीट की, साथ ही साथ मेटल की। इसी वजह से जो है जो सिटीज़ होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होती हैं। और वहाँ की रोड जो कि एसफॉल्ट से मिलकर बनी होती हैं, ये एसफॉल्ट क्या होता है, जिन्हें हम कि कोल तार बोलते हैं, ये वही होता है। तो वो जो है दिन के दौरान काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। दिस हीट इज़ रिलीज ड्यूरिंग द नाइट, और रात में वो हीट जो है ना स्पेस पे चली जाती है, रिलीज हो जाती हैं, हालांकि सब नहीं, कुछ कुछ। ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स ऑफ द सिटीज ट्रैप द वार्म एयर एंड दस रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज। एक और रीजन है इसमें, सिटीज़ में काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स भी होती हैं, वो जो है गर्म हवा को ट्रैप करती हैं, और साथ ही साथ इसी गर्म हवा की वजह से वो टेम्परेचर भी इंक्रीज करती हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि टेम्परेचर को हम किस में मेजर करते हैं। टेम्परेचर को जो मेजर करने का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है ना, तो वो होता है डिग्री सेल्सियस। मीन्स कि अगर हम टेम्परेचर मेजर करेंगे तो हमेशा डिग्री सेल्सियस में ही मेजर करेंगे। इट वॉज इन्वेंटेड बाय, तो एक साइंटिस्ट थे तो उन्होंने उसे इन्वेंट किया है, तो उनका नाम है कि एंडर्स सेल्सियस। उन्हीं के नाम से इसको हम डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। ऑन द सेल्सियस स्केल द वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। उस स्केल के मुताबिक पानी जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, और गर्म कब होता है, यानी कि पूरी तरह बॉयल वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। थैंक यू।